सभी का नमस्कार। आज की राजनीति विज्ञान की कक्षा में सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शक्ति के बिंदु की शुरुआत की थी। हम आज की कक्षा में शक्ति के रूप, जिसे प्रकार भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में इसे काइंड्स ऑफ पावर कहा जाता है। शक्ति के रूप यहाँ पे तीन प्रकार के हैं। पहला है राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और तीसरी है विचारधारात्मक शक्ति। इन तीन शक्तियों के रूपों में से सबसे पहले राजनीतिक शक्ति का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक शक्ति क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसका तात्पर्य। समाज के मूल्यवान संसाधनों जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, यहाँ पे कर का मतलब है टैक्स, दंड आदि, ठीक है ना। ये कुछ उदाहरण हैं। इनसे ये समझ में आता है कि ये जो संसाधन है, ठीक है ना, जैसे पद हैं, प्रतिष्ठा हैं, कर हैं, दंड हैं, ये सब हमारे राजनीतिक शक्ति के संसाधन हैं। राजनीतिक शक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपके पास में पद होना चाहिए, प्रतिष्ठा होनी चाहिए, या कर जो है आप मतलब लोगों से कर ले रहे हैं क्योंकि आपके पास में राजनीतिक शक्ति है, और आप दंड दे रहे हैं क्योंकि आपके पास में राजनीतिक शक्ति है, संवैधानिक शक्ति है। इसलिए ये सारे संसाधन जो हैं ये राजनीतिक शक्ति के रूप हैं। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य यही है कि ये संसाधन ही हमारी राजनीतिक शक्तियां हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि समाज के मूल्यवान संसाधनों से हमारा तात्पर्य राजनीतिक शक्ति है। दूसरा है औपचारिक अंग। राजनीतिक शक्ति के अंदर एक तो होते हैं औपचारिक अंग और दूसरे होते हैं अनौपचारिक अंग। तो यहाँ पे औपचारिक अंग से मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, जिनके द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे औपचारिक तौर से हमारे राजनीतिक संस्थाएं व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का मतलब है संसद, व्यवस्थापिका यानी संसद। दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। ये तीन जो अंग है, ये तीन संस्थाएं हैं, या हम कह सकते हैं कि सरकार के तीन अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों संस्थाओं के द्वारा शासन व्यवस्था की समस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि औपचारिक अंग जो हैं, और इन औपचारिक अंगों से जो लोग जुड़े हुए होते हैं, जो व्यवस्थापिका में होते हैं, जो कार्यपालिका में होते हैं और न्यायपालिका में होते हैं, वो इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, राजनीतिक शक्तियों का भी प्रयोग करते हैं। तीसरा है अनौपचारिक अंग। अनौपचारिक अंग में कौन कौन लोग आते हैं या कौन सा समूह आता है? सबसे पहले दबाव समूह। दबाव समूह से मतलब है कि ऐसे लोगों का समूह जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए सरकार से मांग करते हैं। जैसे वकीलों का समूह, ठीक है ना, वकीलों का समूह होता है, उनकी यूनियन होती है और वो अपने मांगों के लिए हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। डॉक्टरों का समूह, शिक्षकों का समूह, ठीक है ना, कोई भी समूह हो सकता है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नियम के अनुसार सरकार का विरोध करते हैं और अपनी मांगों की पूर्ति करते हैं, तो उसको कहते हैं दबाव समूह। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल आपने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो एक प्रकार से राजनीतिक शक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चाहे वो चुनाव के समय में हो, या सरकार का विरोध करना हो, या एक प्रकार से सत्ता प्राप्त करने के बाद में शासन को चलाने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे काम कौन करते हैं? राजनीतिक दल। जब सत्ता में होते हैं तो सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, शासन को चलाते हैं। जब सत्ता में नहीं होते हैं तो सरकार का विरोध करते हैं, और जब चुनाव का समय होता है तब भी ये राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो ये है राजनीतिक दल, ठीक है। ये भी अनौपचारिक अंग है। और प्रभावशाली व्यक्ति। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रभावशाली होते हैं आर्थिक रूप से, उनके पास में धन संपदा होती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लोग एक प्रकार से सम्मान करते हैं। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, वो भी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य क्या है, औपचारिक अंग कौन से हैं और इसके अनौपचारिक अंग कौन से हैं, उसको हमने देखा। अब हम देखते हैं आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति में हम देखेंगे सबसे पहले इसका तात्पर्य। आर्थिक शक्ति से क्या तात्पर्य? उत्पादन के साधनों व धन संपदा पर स्वामित्व ही आर्थिक शक्ति है। यानी जो उत्पादन के साधन है, ठीक है ना, जो उत्पादन के साधन यानी हमारे देश के अंदर बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है ना, और जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उनके संसाधन अलग अलग है, ठीक है ना। तो उत्पादन के सभी साधनों पर जिस व्यक्ति का या संस्था का अधिकार होता है और उसके पास में धन संपदा होती है, उसके ऊपर नियंत्रण होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? आर्थिक शक्ति कहते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका तात्पर्य है उत्पादन के साधनों, धन संपदा पर स्वामित्व यानी अधिकार ही आर्थिक शक्ति है। ये आर्थिक शक्ति से तात्पर्य है। दूसरा है कि माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होता है, जो व्यक्ति या संस्था आर्थिक रूप से शक्तिशाली हैं, वह राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होता है, ठीक है ना। और उदारवादी जो विचारधारा है, जो उदारवाद को मानने वाले लोग हैं या उदारवादी विचारधारा है, वो भी कहती है कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास में आर्थिक शक्ति होती है और वो अपनी आर्थिक शक्ति के दम पर राजनीतिक शक्ति को भी प्राप्त करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार कार्य को पूर्ण करवाते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होता है, ऐसा माना जाता है। मार्क्सवाद जो विचारधारा है, इसका मानना है कि सभी शक्ति की नींव यानी सभी शक्ति का स्रोत, उसकी नींव आर्थिक शक्ति है। जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, ठीक है ना, तो उसके पास में सारी शक्तियां आ जाती है। कौन मानता है? मार्क्सवाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्क्सवाद कहता है सभी शक्ति की नींव आर्थिक शक्ति पर टिकी होती है। आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति है, यानी जिसके पास आर्थिक शक्ति है उसके पास में राजनीतिक शक्ति भी है और सारी शक्तियां है। इसलिए ये कहता है कि सभी शक्ति की नींव यहाँ पे क्या है? आर्थिक शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा आर्थिक शक्ति के बारे में, तात्पर्य देखा हमने, यहाँ पे सिद्धांत देखे, ठीक है ना, उदारवाद का देखा, मार्क्सवाद का देखा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा बिंदु, विचारधारात्मक शक्ति। सबसे पहले तात्पर्य देखेंगे विचारधारात्मक शक्ति का तात्पर्य विचारों का समूह। हमारे पास में जो विचारों का समूह होता है हमारे मस्तिष्क में, तो विचारों का समूह जिससे हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है, हमारे दृष्टिकोण यानी हमारी सोच का विकास होता है, ठीक है ना। तो उसका तात्पर्य क्या है? विचारधारात्मक शक्ति, यानी हमारे दिमाग में विचारधारात्मक शक्ति जो पैदा होती है वो हमारे विचारों के समूह से होती है और उससे हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है और वैसा ही हम सोचते हैं और वैसे हम शक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरा है ये लोगों की सोचने समझने के ढंग से प्रभावित होती हैं और शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि से उचित ठहराती हैं। यानी विचारधारात्मक शक्ति कहती है कि लोग जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं, ठीक है ना, हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। जनता की इच्छा के अनुसार, लोगों की इच्छा के जो लोग समझते हैं, जो लोगों की इच्छा है उसके अनुसार हमें शासन को चलाना चाहिए। इसलिए विचारधारात्मक शक्ति लोगों के सोचने समझने के ढंग से प्रभावित होती हैं और शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि से उचित ठहराती है, यानी जो लोग चाहते हैं उसी के अनुसार शासन व्यवस्था को चलाती है। तीसरा है भिन्न भिन्न देशों, यानी अलग अलग देशों में भिन्न विचारधारा का प्रयोग होता है, यानी दुनिया के सभी देशों में अलग अलग विचारधारा का प्रयोग होता है शासन को चलाने के लिए। उदारवाद, समाजवाद और मार्क्सवाद आदि ऐसी बहुत सारी विचारधारा है जिनको देश को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए इन भिन्न भिन्न विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। भारत देश के अंदर भी समाजवाद, उदारवाद का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है अंतिम बिंदु, समय व परिस्थिति के साथ, यानी जब समय बदलता है, जब परिस्थिति बदलती है तो उसके साथ विचार भी बदलते हैं। हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार भी बदलते हैं और उससे शासन भी बदलता है, ठीक है ना। यानी जब समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है तो हमारे विचार बदलते हैं और हमारी शासन व्यवस्था भी बदलती है। तो इस प्रकार हमने आज के
इस टॉपिक में हमने देखा कि शक्ति के 3 रूप होते हैं और राजनीतिक, आर्थिक और विचारधारात्मक शक्ति जो है ये क्या होती हैं, इसके बारे में हमने आज समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।